नमस्कार। निशिथ विला का शाप, रूह कंपा देने वाली रात। कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज ट्रिप से। चार दोस्त, आर्यन, निडर, समीर, मजाकिया, रिया, संवेदनशील, और तान्या, तर्कवादी, हिमाचल के एक छोटे से गांव के पास कैंपिंग कर रहे थे। रात के सन्नाटे में गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें निशिथ विला के बारे में बताया। बुजुर्ग ने चेतावनी दी, बेटा, उस बंगले की तरफ मत देखना। वहां वक्त ठहर गया है, और जो वहां रुकता है वह उसी वक्त का हिस्सा बन जाता है। समीर ने मजाक में कहा, बाबा, ये सब पुरानी बातें हैं। इसी बहस में शर्त लग गई कि वे चारों आज की रात उसी खंडहर में बिताएंगे। जब वे बंगले के गेट पर पहुंचे तो वहां का तापमान अचानक 5 डिग्री गिर गया। लोहे का भारी गेट अपनी आप एक कर्कश आवाज के साथ खुल गया, जैसे कोई वर्षों से उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही धूल भरी हवा ने उनका स्वागत किया। हॉल इतना बड़ा था कि उनकी टॉर्च की रोशनी दूसरे कोने तक नहीं पहुंच पा रही थी। दीवारों पर बड़े बड़े तैलचित्र, ऑयल पेंटिंग्स लगे थे। रिया ने गौर किया कि उन तस्वीरों में बने लोगों की आंखें उनकी हरकत के साथ घूम रही थीं। समीर ने एक पुराना ग्रामोफोन देखा और उसे घुमा दिया। अचानक बिना बिजली के उस ग्रामोफोन से एक सुरीली लेकिन बेहद दुख भरी धुन बजने लगी। उसी धुन के साथ ऊपर की मंजिल से किसी के नाचने की आवाज आने लगी। थुप, थुप, आर्यन ने कहा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन तभी तान्या चिल्लाई। उसने देखा कि फर्श पर जमी धूल पर ताजे पैरों के निशान बन रहे थे, जो सीधे उनकी तरफ बढ़ रहे थे, जबकि वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। पैर के निशान समीर के पास आकर रुक गए। समीर पत्थर की तरह जम गया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कान में ठंडी सांसें भरते हुए फुसफुसा रहा है। मेरा कमरा नीचे है। डर के मारे चारों तहखाने बेसमेंट की ओर भागे। वहां उन्हें एक छोटी सी लाइब्रेरी मिली। वहां एक मेज पर एक काली डायरी खुली थी, जिस पर स्याही अभी भी गीली थी। डायरी में लिखा था, आज 14 अप्रैल है। मेरे पति ने मुझे और बच्चों को इस दीवार में चुनवा दिया है ताकि हम इस घर को कभी छोड़ ना सकें। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम अब हमारे खेल का हिस्सा हो। अचानक लाइब्रेरी की अलमारियों से किताबें अपने आप गिरनी शुरू हो गईं। लाइटें झपझपाने लगीं और समीर अचानक अंधेरे में खींच लिया गया। उसकी चीख पूरे बंगले में गूंजी और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। आर्यन, रिया और तान्या पागलों की तरह समीर को ढूंढने लगे। वे वापस हॉल में आए, जहां उन्होंने देखा कि समीर दीवार के सामने खड़ा होकर अपने नाखूनों से उसे खुरच रहा था। उसके हाथों से खून बह रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। समीर की आवाज बदल चुकी थी। वह एक भारी डरावनी आवाज में बोला, उन्हें जगह चाहिए, उन्हें नए शरीर चाहिए। तभी दीवार की दरारों से काला धुआं निकलने लगा और उन आकृतियों ने रूप लेना शुरू किया। वे 19वीं सदी के कपड़ों में लिपटे कंकाल जैसे साए थे। रिया ने देखा कि छत से खून की बूंदें गिर रही थीं और देखते ही देखते पूरा हॉल खून के तालाब में बदलने लगा, जो कि एक भ्रम था, लेकिन बेहद डरावना। आर्यन को समझ आया कि ये रूहें उन्हें डर से पागल कर देना चाहती हैं। उसने समीर को धक्का दिया और सबको बाहर की तरफ भागने को कहा, लेकिन मुख्य दरवाजा गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक ठोस दीवार थी। तान्या को याद आया कि बुजुर्ग ने कहा था, रोशनी ही रास्ता दिखाएगी। आर्यन ने अपनी जैकेट उतारी और उसे आग लगा दी। जैसे ही आग की तेज रोशनी फैली, वह भ्रम टूटने लगा। दीवार की जगह वापस दरवाजा दिखने लगा। वे समीर को घसीटते हुए बाहर की तरफ भागे। पीछे से हजारों चीखें सुनाई दे रही थीं, जैसे पूरा बंगला उन्हें रोकना चाह रहा हो। वे गेट से बाहर निकले और सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर बिना पीछे मुड़े वहां से भाग निकले। अगली सुबह जब वे सुरक्षित शहर पहुंचे, समीर ने अपनी जैकेट उतारी। उसकी पीठ पर नाखूनों के गहरे निशान थे और उन निशानों से लिखा था, जल्द लौटेंगे। आज भी जब कभी रात के 12 बजते हैं, उन चारों को अपने कमरे में वही ग्रामोफोन की धुन सुनाई देती है। वे जानते हैं कि वे बंगले से तो बाहर आ गए, लेकिन बंगला उनके अंदर से कभी बाहर नहीं निकला। इस कहानी को सुनाते समय जहां टप टप या ची ची जैसी आवाजें हैं, वहां मेज थपथपाएं या अपनी आवाज धीमी और गहरी कर लें। इससे माहौल और भी डरावना हो जाएगा।